जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का आखिर पतन किस प्रकार हो जाता है। कहने का मतलब इसके अंदर हम जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन है, इस पतन के कारण देखने का प्रयास करेंगे। जो सभी कारण है उन कारणों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो अशोक के बाद के जो राजा बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो कि मौर्य साम्राज्य को पतन करने वाले जो कारण होते हैं उन कारणों को हमें विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 52 है और मौर्य साम्राज्य पर पार्ट नंबर 5 है। जो 4 पार्ट किए वो अलग टॉपिकों पर थे। अब हम बात करें कि हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सकें। तो आप देखिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण समझने से पहले हमको एक बात समझना अति आवश्यक है कि अशोक के बाद में जो जो राजा आए उनकी क्या योग्यताएं हुई, या कहें कि अशोक के बाद में जो अशोक के उत्तराधिकारी आए उन उत्तराधिकारी को क्या, उन उत्तराधिकारियों की क्या भूमिका रही, आखिर वो उनके होते हुए भी किन कारणों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इसके अंदर हम देखें कि अशोक के बाद जो अशोक के बाद यानी कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे, अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो अशोक की मृत्यु होने के बाद में लगभग 50 वर्ष, लगभग बोल रहे हैं हम, क्योंकि अलग अलग इतिहास, अलग अलग जो ग्रंथ है, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, इनके अंदर हमको अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है। तो लगभग अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्षों मृत्यु के लगभग 50 वर्षों तक मौर्य जो कि वंश का शासन रहा मगध पर, है ना। जो लगभग 184 ईस्वी पूर्व तक चला, लेकिन 184 या कहीं कहीं देखने को मिलेगा 185 वर्ष पूर्व तक। 185 वर्ष पूर्व तक आते आते जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश समाप्त हो जाता है और मौर्य वंश की जगह एक नया वंश आता है जिसका नाम है यहाँ पर शुंग वंश देखने को मिलता है। तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मौर्य वंश का आखिर पतन किस प्रकार हो जाता है। तो इसके अंदर देखें कि सबसे पहले देखें कि हमको जो अशोक के बाद का जो समय है, अशोक के बाद का जो मौर्य काल का जो समय आता है, तो इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अशोक के बाद का जो मौर्य जो साम्राज्य है, या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य जो राजा हुए अशोक के बाद में, उनकी हमको जानकारी मिलती है ना, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों से। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों से हमको अशोक के बाद के जो मौर्य वंश के जो राजा हुए उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन एक दुर्भाग्यवंश कि जो जैन ग्रंथ है इनके अलग अलग राजा की बात की गई है, साथ ही जो बौद्ध ग्रंथ है इनके अंदर अलग राजाओं की बात की गई है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर अलग राजाओं की बात की गई है। कहने का मतलब है कि अशोक के बाद के जो मौर्य सम्राट बने या मौर्य शासक बने, तो वो जैन ग्रंथों के अनुसार अलग है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अलग है, या कहें कि ब्राह्मण ग्रंथों के साथ अलग है, यानी कि मतभेद बना हुआ है ना। तो इसी कारण जो अशोक के बाद के जो मौर्य जो शासक बनते हैं, या कहें कि जो मौर्य का इतिहास है, अशोक के बाद के जो मौर्य का इतिहास है, इसको अंधकारपूर्ण समय भी कहा जाता है, क्योंकि हमको वहां के राजा की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है। अब देखें कि जो कि पुराण है, इन पुराणों के अनुसार देखें तो जो कुणाल है, ये कुणाल जो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था, या कहें कि जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक बनता है कुणाल। अब एक कुणाल है ना, जो कि एक अंधा था, कुणाल अंधा शासक था, या कहें कि ये अंधा था, है ना, अंधा होने के कारण कुणाल अपना जो राज्य है, या कहें कि जो साम्राज्य सही ढंग से चला नहीं पा रहा था, या कहें कि कुणाल तो भाई राजा था, लेकिन जो शासक की जो बागडोर थी, या कहें कि जो मुख्य रूप से जो शासन संभाल रहा था, वो था इस कुणाल का पुत्र जिसका नाम था सनप्रति। राजा तो कुणाल था, लेकिन जो सनप्रति था, सनप्रति जो कि
जो मगध या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य को संभाल रहा था, या कहें कि शासन संभाल रहा था। लेकिन अब जैसे ही कुणाल के बाद में जो ये संप्रति है, इसकी जानकारी हमको जैन और जो बौद्ध ग्रंथ है इनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जो कुणाल जो शासक है, इसके बाद में जैसे ही जो ये साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य है, ये मौर्य साम्राज्य दो भागों में बंट जाता है। कुणाल के बाद में मौर्य साम्राज्य दो भागों में बंट जाता है। और ये कुणाल के जो उत्तराधिकारी थे, एक का नाम था संप्रति अना और एक का नाम था दशरथ। संप्रति दशरथ जो कि कुणाल के उत्तराधिकारी थे। अब जो मौर्य साम्राज्य है, ये मौर्य साम्राज्य दो भागों में बंट जाता है। जो ये पूर्वी भाग का जो शासक बनता है वो था दशरथ, है ना, जो कि कुणाल का उत्तराधिकारी था। साथ ही जो कि ये पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग का जो शासक बनता है वह है संप्रति, जो कि पश्चिमी भाग का शासक देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य था, या कहें कि मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। ऐसे हमको जानकारी मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। भद्रथ अंतिम शासक था, है ना। और ये भद्रथ था ना, अंतिम शासक था, है ना, मौर्य वंश का। अब ये भद्रथ का सेनापति था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब इस पुष्यमित्र शुंग ने जो अपना जो राजा था, पुष्यमित्र शुंग तो सेनापति था भद्रथ का, और इस पुष्यमित्र शुंग ने इस भद्रथ की हत्या कर देता है। और ये पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश की जगह एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम था शुंग वंश। तो शुंग वंश तो अंतिम शासक कौन था? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ की मृत्यु कर जो कि पुष्यमित्र जो कि शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये पुष्यमित्र ना, जो कि ब्राह्मण है। इसके बाद में देखें कि आखिर अब हमने यहाँ पर राजाओं के बारे में देखने को मिलता है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक के बाद में जो राजा थे वो कहीं ना कहीं अयोग्य थे, वो ठीक तरह से वो साम्राज्य को चला नहीं सके। अब उन कारणों की बात करेंगे जिन कारणों के कारण मगध साम्राज्य या जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य का विखंडन हो गया, या कहें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखने वाले हैं। तो देखें कि साम्राज्य की एकजुटता कि जो मौर्य वंश के जो अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, ये जो अशोक ने जो साम्राज्य अपने उत्तराधिकारी को दिया, तो ये उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को एकजुटे बनाए नहीं रख सके। अशोक के बाद में जो मौर्य साम्राज्य है ये अनेक भागों में बट जाता है। जैसे कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, तो एक रजतरणी के अनुसार हमको देखने को मिलता है कि जो जालोक एक शासक हुआ, जालोक जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था, है ना। ये जालोक है जो कि कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो कश्मीर का स्वतंत्र शासक जालोक बन जाता है। साथ ही जो तारा, जो कि तिब्बती इतिहासकार तारा, इस तारा के अनुसार हमको जानकारी मिलती है कि जो वीरसेन अशोक उत्तराधिकारी वीरसेन जो गंधार है, इस गंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसी के साथ साथ जो कालिदास के अनुसार हमको जानकारी मिलती है कि विदर्थ भी स्वतंत्र राज्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कि अशोक के बाद में जो मौर्य साम्राज्य का विखंडन होने लगता है, या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद में विखंडित होने लगता है, या कहें कि टुकड़ों में बंटने लगता है। जैसे कि हमने देखा कि कश्मीर अलग स्वतंत्र राज्य बन गया, साथ ही जो गंधार अलग स्वतंत्र राज्य बन गया, विदर्भ अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। अब इसके बाद में देखें कि धार्मिक कारण कि जो मौर्य वंश है, या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य, इसका विखंडन का कारण एक धार्मिक कारण भी माना जाता है। तो एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है महोपाध्याय, है ना, महोपाध्याय। इनके अनुसार देखें तो इन्होंने कहा कि जो मौर्य वंश है, या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसके जो पतन होने के कारण है धार्मिक कारण सबसे प्रमुख है। तो ये इतिहासकार है, इन्होंने माना कि जो मौर्य वंश के जो पतन होने के कारण है ना, इनके अंदर धार्मिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसकी किस प्रकार व्याख्या की? इन्होंने कहा कि भाई जो अशोक ने जो धर्म चलाया, तो ये धर्म है ना, जो कि
अधिकतर बौद्ध पक्षों में थे। जो बौद्ध पक्ष है ना, बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के पक्ष में था, क्योंकि भाई जो अशोक का धम्म था, इस धम्म में वही नियम कानून थे जो कि बौद्ध धर्म में थे, है ना। साथ ही इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है ना, जो कि अशोक के इस धर्म से इनको बहुत हानि उठानी पड़ी। हानि कैसे कि ब्राह्मणों का अशोक का धम्म में कि सभी को समान भावना से देखा जाता था, है ना। समान, भाई राजा है, राजा अपना धम्म में सभी को समान नजर से देखता था। लेकिन जो उस समय समाज के अंदर 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण वर्ग जो कि सबसे उच्च हुआ करता था। तो अब जब राजा ही सबको समान समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों की जो सामाजिक श्रेष्ठता थी, कि भाई सबसे ऊंचा इनका स्थान था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। साथ ही जो ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार भी जो अशोक का जो धार्मिक नीति थी, इस धार्मिक नीति के कारण कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था, या कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। तो ये धार्मिक कारण देखने को मिलता है, जो बाद के समय में जो कि बृहद्रथ, जो कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, जिसका नाम बृहद्रथ है, इस बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको गलत ठहराते हैं, उनकी अलग परिभाषा है। लेकिन हमने देखा, इसके साथ ही देखें अशोक जो शासक था, यह अशोक खुद भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण उत्पन्न करता है। अशोक खुद भी जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण उत्पन्न करता है। कैसे कि अशोक, जैसे कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक शांति प्रिय हो जाता है। अशोक जो दिग्विजय की नीति को छोड़कर धम्म विजय, यानी कि पहले तो युद्ध करके वो जीतता था, बाद में उन्होंने बताया कि हम धर्म का प्रचार करके लोगों का दिल जीतेंगे, है ना। ऐसा साथ ही जो अशोक है, इस अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में जो कि हिंसा करना त्याग दिया, यानी कि मारकाट करने को इन्होंने त्याग दिया, जिसके कारण क्या हुआ, है ना, मारकाट करने को त्याग दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जो हेमचंद्र चौधरी, जो कि इतिहासकार है, हेमचंद्र चौधरी के अनुसार माना गया कि अशोक ने जो शांति प्रियता, साथ ही जो अहिंसा अपनाया, इससे क्या हुआ कि जो कि अब अहिंसा, या कहें कि इनके कारण जो सैनिक शक्ति कहीं ना कहीं कम होने लगी, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य, इसकी शक्ति कम होने लगी। जैसे शक्ति कम होने लगी, तो आसपास के इलाकों में मौर्य जो साम्राज्य है, या कहेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रभाव कम होने लगा। जिसके साथ ही जब अशोक ने अहिंसा अपनाई, तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्धों में भी कमी आई, है ना, जिसके कारण क्या होने लगा कि राजा सेना से संपर्क से थोड़ा कम, सैनिकों के साथ कम संपर्क होने लगा, है ना, जिसके कारण जो कि राजा और सेना के अंदर कुछ दूरी बढ़ गई, है ना, कुछ दूरी बढ़ने लगी। हम कह नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल दूरी बढ़ गई, लेकिन वो एक मेल मिलाप था, वो कहीं ना कहीं दूरी धीरे धीरे दूर बढ़ता चला गया, क्योंकि भाई युद्ध तो कम हो गए हैं, अहिंसा यहाँ पर अपना ली गई है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो सेना थी, इस सेना के अंदर राजा के प्रति जो सम्मान भाव, या कहेंगे जो आदर भाव, या कहें राजा का जो डर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और अब इसके एग्जाम्पल हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग पूरी सेना के सामने उसी सेना के राजा भरद्रथ की हत्या कर देता है। तो इससे यह कहीं ना कहीं प्रमाणित हो जाता है कि जो कि सेना के अंदर राजा का जो कि डर भाव, ये भी कहीं ना कहीं खत्म होने लग गया था। इसके साथ साथ देखें कि अगला जो कारण है मौर्य वंश के पतन होने का कारण, हुआ है दूरस्थ प्रांत। कि हमको पता है कि जो कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, बंगाल से लेकर ठेठ अफगानिस्तान तक था, जम्मू कश्मीर से लेकर ठेठ दक्षिण तक था ना, कुछ इलाकों छोड़कर, जिसके बहुत बड़ा था। लेकिन जो दूर के प्रांत थे, जैसे कि कंबोज, है ना, साथ ही गंधार, बहुत दूर ये प्रांत थे। तो इन प्रांतों में क्या था कि ये मगध से बहुत दूर थे, राजधानी से बहुत दूर थे, जिसके कारण कि इन प्रांतों के जो राजा थे, ये राजा है ना, प्रांतों के स्थानीय राजा, ये जो वहां की जनता थी, इस जनता पर अत्याचार करते थे। जैसे ही केंद्र यानी कि मगध
जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ तो ये जो शोषित जनता थी, इस शोषित जनता ने विद्रोह कर कर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इसी के साथ देखें अर्ध स्वतंत्र राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय है ना, और अशोक के समय या कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि अर्ध स्वतंत्र थे, यानी कि उसको निजी तौर पर आंतरिक रूप से स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी कि आंतरिक रूप से, हाँ अधिकार क्षेत्र में तो मगध मौर्य साम्राज्य के अंदर है, लेकिन उनको आंतरिक कुछ स्वायत्तता दे दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही जो केंद्र है या कहें कि जो केंद्र मगध है, ये जैसे ही कमजोर होता है, जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर होता है, जैसे केंद्र कमजोर होते हैं, तो ये जो अर्ध स्वतंत्र यानी कि इनके पास आदि शक्ति थी, जैसे ही केंद्र कमजोर होता है तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यवन राज्य है ना, भोज, आटविक। इसके साथ देखें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है कि अशोक ने जब धर्म अपनाया तो इन्होंने क्या किया कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो कि जैन थे, बौद्ध थे, ब्राह्मण थे, इनको धन दिया, यानी कि इनको दान दक्षिणा देने लगे, दान देने लगे। और जो जैन, ब्राह्मण और बौद्धों की इनके उत्थान के लिए कार्य करने लगे। भाई धन कहाँ से जाएगा? राजकोष से जाएगा, जिसके अंदर जो राज्य की, जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे कम होने लगी या कहेंगे प्रभावित होने लगी। आखिर में क्या हुआ कि कम होने लग गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो जनता के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे थे उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ गई। कमी कैसे? भाई जो धन है, ये धन तो आप किसी निजी समुदाय जैसे कि ब्राह्मण, बौद्ध और जैन इनके विकास के लिए लगा रहे हैं, इनको दान दक्षिणा दे रहे हो। तो जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक जो कार्य हैं, इन सामाजिक कार्य जो कि कम किए जाने लगे, जिससे कहीं ना कहीं इसकी प्रभाव जनता पर पड़ा, है ना। इसके साथ साथ देखें कर वृद्धि, कि जैसे ही जो साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, इन उत्तराधिकारियों ने जनता पर अधिक कर लगाया। कर के कारण, है ना, जो जनता है, जनता भी नाराज होने लगी राजा से। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव ये पड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण बात कहें कि जो मौर्य जो साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य के पतन होने के कारण है कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव। राष्ट्रीय चेतना यानी कि भाई जो ऐसा लगने लग गया था कि जो राष्ट्रीय चेतना थी, यानी कि मगध था या कहें जो मौर्य साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय तो जो कि जो लोग हैं ये इनके सहयोग करते थे, लेकिन जैसे ही इनकी जगह इस वंश में अयोग्य शासक आते हैं तो अयोग्य शासक आने के बाद में जो जनता है इस वंश का समर्थन नहीं करती है, या कहें कि जो राष्ट्रीय, जो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो भावना खत्म होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने अलग अलग स्वतंत्र स्वायत्तता या कहेंगे जो अलग अलग जो कि स्थानीय स्वतंत्रता की मांग करते हैं और धीरे धीरे वो स्वतंत्र होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ी बारीकी से जो देखने का प्रयास किया, है ना, देखने का प्रयास किया कि आखिर जो मौर्य साम्राज्य इसके पतन होने के कारण क्या थे। अब जो सीरीज नंबर 53 आएगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो समाज था, इस समाज के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद में इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर जो हमने देखा, इनको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं, जय हिंद।